मेरा नाम शहनाज है। हमारे घर में एक नौकरानी जो 30 बरस की थी काम किया करती थी। उसका नाम रजिया था। मैं उस पर दिलोजान से भरोसा करती थी। उसका 4 बरस का बेटा जिसका नाम सलीम था अक्सर मेरे बेटे के पास आ जाया करता था। अजीब बात यह थी कि वह बच्चा मेरे बेटे को देखते ही अब्बू अब्बू कहना शुरू कर देता था। मैंने इसे बच्चों की शरारत समझकर टाल दिया, मगर दिल के किसी कोने में एक अनजानी सी चुभन महसूस होने लगी। क्या यह महज इत्तेफाक था या कुछ और? मेरे दिल में सवालों का तूफान उठने लगा। यह उसकी रोजमर्रा की आदत बन गई थी। जैसे ही मेरा 18 बरस का बेटा आसिफ मकतब से घर लौटता, सलीम खिलखिलाता हुआ दौड़कर उसके पास जाता और उसे अब्बू कहकर लिपट जाता, मानो वह अपने दिल की गहराइयों से इस रिश्ते को पहचानता हो। मेरा बेटा पहले तो उसकी बातों पर हंसता, कभी उसे गोद में उठाता, उसके बाल बिखेरता, मगर कुछ कहता नहीं था। मैं खामोशी से यह सब देखती रहती थी। ऐसा लगता था जैसे कोई अनजाना खौफ मेरे दिल में धीरे धीरे हलचल मचा रहा हो। कभी कभी मेरे मन में ख्याल आता कि शायद वह बच्चा किसी और को याद कर रहा है। बच्चों को फिल्मों, कहानियों या कार्टून से शब्द पकड़ने का शौक होता है, मगर फिर मुझे रजिया की निगाहें याद आती, जो हर बार अपने बेटे के अब्बू कहने पर झुक जाती थी। उसके चेहरे पर खौफ की सायेदारी छा जाती थी। मैंने कई बार देखा, वह जल्दी से सलीम को बाजू से पकड़कर कमरे में ले जाती और उसकी आंखों में आंसुओं की चमक नजर आती जो वह बाहर नहीं निकलने देती थी। ऐसा नहीं था कि मैं गलतफहमी का शिकार थी, मगर एक वालिदा का दिल कुछ और कह रहा था। रजिया की खामोशी, उसका नजरें चुराना और सलीम का बार बार अब्बू कहना, यह सब मिलकर एक अजीब सा मंजर बना रहा था। मेरे शौहर जावेद अक्सर कारोबार के सिलसिले में दूसरे शहरों में रहा करते थे। घर की सारी जिम्मेदारी, बच्चों की देखभाल, सब कुछ मेरे कंधों पर था। मैंने हमेशा कोशिश की कि घर में सुकून बरकरार रहे, हर रिश्ता अपनी जगह सलामत रहे, मगर अब मेरे दिल में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। कई दिन गुजर गए, मगर वही मंजर रोज मेरे सामने आता रहा। एक बार मैंने आसिफ से पूछा, यह बच्चा तुझे अब्बू क्यों कहता है? उसने हंसकर मेरी बात टाल दी और बोला, अम्मी, बच्चे तो कुछ भी कह देते हैं। मगर उसका जवाब मेरे दिल को चुभ गया। मेरा दिल कह रहा था कि यह जवाब सच्चा नहीं है। उसने नजरें झुका ली और बोली, बीबी जी, बच्चे तो दीवाने होते हैं, जो मुंह में आता है कह देते हैं। मैंने उसके चेहरे को गौर से देखा। वह झूठ बोल रही थी। शायद उसे सच कहने से डर लगता था, या शायद वह कोई राज छुपा रही थी जिसके जाहिर होने से सब कुछ बदल सकता था। उस दिन के बाद मैंने उस पर और ज्यादा गौर करना शुरू कर दिया। उसके हर लफ्ज, हर हरकत पर मेरी निगाह थी। धीरे धीरे सब कुछ मेरे सामने आ गया। अब मुझे अंदाजा हो चला था कि यह कोई मामूली बात नहीं। मेरे दिल में एक भारी भरकम एहसास जम गया था, जैसे कोई तूफान आने वाला हो, और मैं अकेली उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। एक दोपहर जब मैं रसोई में थी, सलीम दौड़ता हुआ आया और आसिफ के गले लगकर चिल्लाया, अब्बू! यह सुनकर मैं सन्न रह गई। मेरा हाथ कांपने लगा और चम्मच जमीन पर गिर पड़ा। जैसे ही मैंने रजिया की तरफ देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसकी आंखों में खौफ था। वह फौरन सलीम को लेकर कमरे में चली गई। मेरे दिमाग में हलचल मच गई। यह कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता था। कुछ तो था जो छुपाया जा रहा था। क्या मेरा शक सच होने जा रहा था? रसोई में खड़े खड़े मेरे पैर दर्द करने लगे। मैं कुछ पल पत्थर सी खड़ी रही। मेरी धड़कनें तेज हो रही थीं, जैसे खून रुक गया हो। उस मंजर ने मेरे अंदर कुछ तोड़ दिया था। अब्बू की आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। मैंने रसोई से बाहर निकलकर दरवाजे के पीछे से झांका। रजिया अपने बेटे को जोर जोर से डांट रही थी। वह घबराहट से पसीने में भीग रही थी। उस पल वह न वालिदा लग रही थी, न नौकरानी, बस एक डरी हुई औरत, जैसे उसका कोई राज अभी अभी खुल गया हो। आसिफ ने सलीम को देखकर कुछ नहीं कहा। वह खामोश रहा, जैसे कुछ समझ न पाया हो, या समझ कर भी बोलने की हिम्मत न रखता हो। उसका चेहरा अजीब था, उलझा हुआ, हैरान और कुछ बेखबर। मैं कमरे में लौटकर सोफे पर बैठ गई। मेरे हाथ कांप रहे थे। पानी का गिलास उठाया, मगर होंठ सूख चुके थे। दिल कह रहा था कि यह सब गलतफहमी हो, मगर दिमाग पुरानी बातों को खंगालने लगा। कब कब सलीम ने ऐसा कहा, कितनी बार कहा, रजिया के चेहरे पर कितनी बार खौफ उभरा, और आसिफ ने कितनी बार इसे हंसी में टाल दिया। सारी कड़ियां अब जुड़ रही थीं। यह कोई एक दिन की बात नहीं थी। यह सब 1 बरस से चल रहा था। रात को सब सोने चले गए, मगर मैं जागती रही। दिल की धड़कनें अब साफ सुनाई दे रही थीं।
उस रात नींद ना आई। दिल और दिमाग आपस में जंग लड़ रहे थे। बार बार वही मंजर मेरी आंखों के सामने आ रहा था जब सलीम आसिफ से लिपटा था। मैंने खुद को तसल्ली दी कि शायद वह किसी और को याद कर रहा है, मगर रजिया के चेहरे का खौफ झूठ नहीं बोल सकता था। सुबह जब सूरज निकला, मैंने फैसला कर लिया कि अब सच जानना ही होगा। मैं आसिफ को मकतब के लिए जगाने उसके कमरे में गई। दरवाजा धीरे से खोला और जो मंजर मेरी आंखों के सामने था उसने मेरी सांसें रोक दी। कमरे में हल्की सी रोशनी थी। बिस्तर के किनारे कोई बैठा था। कुछ पल लगे यह समझने में कि वह रजिया थी। उसके हाथों में कुछ कागजात थे। वह झूठी निगाहों से आसिफ के सामने बैठी थी। मेरा बेटा, जो हमेशा बेफिक्री की नींद में सोता था, उस लम्हे जाग रहा था, गंभीर, खामोश। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों किसी गहरी सोच में खोए हों, जहां शब्दों की जगह खामोशी बोल रही थी। मेरा दिल बुरी तरह धड़कने लगा। मैंने कदम पीछे हटाए, मगर मेरे कदमों की आहट दोनों ने सुन ली। दोनों चौंक गए। रजिया फौरन खड़ी हो गई। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। उसकी आंखें, जो बरसों से मेरे हुक्म की आदी थीं, अब मेरे सामने झुकने से इनकार कर रही थीं। मैं खामोशी से अंदर दाखिल हुई और आसिफ से नजरें मिलाकर बोली, यह सब क्या हो रहा है? आसिफ ने नजरें चुरा लीं। वह कुछ कहना चाहता था, मगर उसकी जबान साथ न दे रही थी। रजिया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीमी आवाज में कहा, बीबी जी, अब आपको सारा सच बताना होगा। वक्त आ गया है। आवाज में वह दर्द था जो सिर्फ उसी औरत की आवाज में होता है जो बरसों से कोई राज दिल में दफन किए बैठी हो। मेरा मन चीख पड़ने को हुआ, मगर मैं सुनना चाहती थी। जो भी सच था वह मेरे सामने होना चाहिए था। आसिफ सर झुकाए बिस्तर पर बैठा था। रजिया के हाथ में एक पुराना लिफाफा था। उसकी आंखें भीगी थीं। मैंने सख्त लहजे में पूछा, यह सब क्या है? रजिया घबराकर बोली, बीबी जी, मैं सब बताती हूं। उसकी बात सुनकर मेरा दिल बैठने लगा। मैं सोच रही थी, क्या सचमुच सलीम मेरा बेटा है? मेरा दिमाग खामोश हो गया। मैं दरवाजे के सहारे टेक लगाकर बैठ गई। सब कुछ धुंधला सा लगने लगा। मैं सच जानने को तैयार न थी, मगर सच मेरे सामने खड़ा था। रजिया ने कांपती आवाज में कहना शुरू किया, बीबी जी, यह बच्चा मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी भी है और सबसे बड़ी सजा भी। उसकी आवाज में ऐसा दर्द था जो शब्दों से बाहर निकल रहा था। उसने लिफाफे से एक कागज निकाला और मेरे सामने रख दिया। मैंने उसे थाम लिया। उस पर एक अस्पताल की मोहर थी। यह एक डीएनए रिपोर्ट थी। इसे पढ़ने के लिए दिल की हिम्मत चाहिए थी, आंखों की रोशनी नहीं। रिपोर्ट में लिखा था कि डीएनए मैच कर रहा है। मेरे दिल में सन्नाटा छा गया। आसिफ का झुका हुआ सर और रजिया के आंसू मेरे दिल को तोड़ रहे थे। मैंने कांपती आवाज में पूछा, यह सब क्या चल रहा है? रजिया ने रोते हुए बताया, 4 बरस पहले जब आप लोग गांव गए थे, घर में सिर्फ आसिफ साहब थे। उन्होंने आपकी गैरहाजिरी में मुझे बहकाकर मेरे साथ गलती की। मैं हामिला हो गई, मगर डर के मारे कुछ न बोली। मुझे अपनी नौकरी और इज्जत जाने का खौफ था। बच्चा पैदा हुआ तो मैंने भी मुंह बंद रखा, मगर वह बच्चा अपने वालिद को पहचान गया। वह गिड़गिड़ा रही थी, जमीन पर बैठकर रोते हुए अपनी कहानी सुना रही थी। उसकी बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे कानों में उसकी आवाज गूंज रही थी, क्या मेरे बेटे ने सचमुच ऐसा किया था? मेरा दिमाग बंद होने लगा, मगर एक बात खटकी, आसिफ 4 बरस पहले सिर्फ 14 बरस का था। यह कहानी कहीं से साफ नहीं लग रही थी। मैंने खुद को संभाल कर कहा, रजिया, यह क्या कह रही हो? वह तुझे कैसे बहका सकता था? वह तो उस वक्त बच्चा था। रजिया चौंक गई, फिर उसने नजरें चुरा ली। मुझे एक पल को लगा कि सच कुछ और है। मैंने आसिफ की तरफ देखा। वह खामोश था, न शर्मिंदा न इनकार करता। मैंने चीख कर कहा, आसिफ, क्या यह सब सच है? तूने रजिया के साथ गलत किया था? उसने धीरे से सर हिलाया। उसकी बात सुनकर मेरी दुनिया अंधेरे में डूब गई। मैंने उसे कभी लापरवाह नहीं पाया था, फिर उससे यह गलती कैसे हो गई? मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे, मगर जबान खामोश थी। रजिया खड़ी थी जैसे सजा सुनने आई हो। मैंने दोनों से कहा, अब यहां से जाओ, कमरा खाली करो। वह दोनों चले गए, मगर मेरा दिल टूट चुका था। मैं दीवार के सहारे बैठ गई। सर में दर्द था, शरीर बोझिल हो चुका था। मेरे दिमाग में सोचने की हिम्मत न थी। कमरा खाली था, मगर वह मंजर दीवारों पर जैसे साबित हो चुका था। आसिफ की खामोशी, रजिया की झुकी नजरें और मेरे शब्द, अब यहां से जाओ। यह सब मुझे अंदर से छलनी कर गया। कुछ वक्त बाद
जब हिम्मत जमी, मैं बाथरूम में थी। मैं बहुत रो रही थी। आईने में अपनी शक्ल देखी तो खुद को कमजोर पाया। मैं जो हमेशा सब कुछ काबू में रखती थी, आज बिखर चुकी थी। मैंने दिल ही दिल में कहा, नहीं, अभी कुछ खत्म नहीं हुआ। अगर मेरा बेटा इस गुनाह में शामिल है तो मुझे उसे संभालना होगा। अगर बेकसूर है तो सच का सामना करना होगा। शाम को घर में एक अजीब सी वहशत थी। आसिफ अपने कमरे में था और रजिया के कमरे की बत्ती बंद थी। मैंने आसिफ से बात करने का फैसला किया, मगर तब नहीं जब मेरा तूफान थमा नहीं था। रात को जब सब सोने चले गए, मैं खामोशी से रजिया के कमरे की तरफ गई। दरवाजा हल्का सा खुला था। वह सलीम को गोद में लेकर गुनगुना रही थी। सलीम सो चुका था। उसके चेहरे पर सुकून था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वह औरत जो दिन भर डरी रहती थी, अब अपने बेटे को सुकून से सुला रही थी। मैं दरवाजे से लौट आई। यह मंजर मेरे लिए बहुत था। मैं रसोई में गई, चाय बनाई और कमरे में ले आई। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे फैसला करना था कि आगे क्या होगा। अपने शौहर को यह सब कैसे बताऊंगी, कैसे कहूंगी कि उनके बेटे से ऐसी गलती हुई। क्या मैं आसिफ से दोबारा बात कर पाऊंगी या सब कुछ खामोशी से देखती रहूंगी? मगर दिल ने कहा कि कुछ तो करना होगा। सच का बोझ मैं अकेली न उठा सकती थी। रजिया ने सामान बांध लिया था। वह सलीम को लेकर दरवाजे पर खड़ी थी। मैंने उसकी तरफ देखा। सलीम अभी भी आसिफ को तलाश रहा था। बार बार अब्बू कह रहा था। मैंने बिना सोचे कहा, रुक, कहां जा रही है? वह रुक गई। मैंने कहा, इस बच्चे का क्या कसूर है? वह रोने लगी और बोली, बीबी जी, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर मेरे बेटे को उसके वालिद का नाम मिल जाए, वरना सारी उम्र बेइज्जती झेलनी पड़ेगी। मैंने आंखें बंद कर ली। मेरे लिए फैसला मुश्किल था। मैंने दोबारा आंखें खोली। सामने रजिया की झुकी निगाहें थीं। सलीम उसके कंधे पर सर रखे हुए था, मगर उसकी नजरें दरवाजे की तरफ थीं, जहां से उसे शायद अपने वालिद के आने की उम्मीद थी। मैंने कदम बढ़ाए और रजिया के करीब जाकर बोली, तेरे बेटे का नाम वही रहेगा जो है। उसे किसी पहचान की जरूरत नहीं, जब तक उसकी वालिदा जैसी औरत उसके साथ है। वह खामोश हो गई। मैंने कहा, तू नहीं जाएगी, तू यहीं रहेगी। तेरी नौकरी भी खत्म नहीं होगी, मगर अब सच हमारे बीच रहेगा, छुपकर नहीं। रजिया ने मेरे सामने हाथ जोड़कर कहा, बीबी जी, मैंने जो कुछ सहे उसे शब्दों में नहीं बता सकती। मैं खामोश रही ताकि कोई घर न टूटे, मगर मेरे अपने वजूद के टुकड़े हो चुके थे। उसने कहा, आपने जो फैसला किया उसने मेरे अंदर की वालिदा को जिंदा कर दिया। उसी वक्त आसिफ कमरे के दरवाजे पर आ चुका था। शायद वह हमारी बातें सुन चुका था। सलीम ने उसे देखते ही दोनों हाथ फैलाए और फिर अब्बू कहा। आसिफ खामोश खड़ा रहा। मैंने उसकी तरफ देखकर इशारा किया। उसने कदम बढ़ाए और सलीम को गोद में ले लिया। सलीम ने उसके गले में बाहें डाल दी। उस मासूम चेहरे पर एक नन्ही सी मुस्कान फैल गई। यह वह लम्हा था जो बता रहा था कि कुछ रिश्ते खून के नहीं, दिल से बनते हैं। आसिफ भी सलीम में वह खालीपन भरना चाहता था जो हमारे सच ने पैदा किया था। रजिया ने सर झुकाकर कहा, मेरा बेटा शायद पूरा सच न जान पाए, मगर आपने जो दिया वह उसके लिए पूरी दुनिया है। मैंने दरवाजा बंद कर दिया। इस बार दरवाजा बाहर वालों के लिए नहीं, अंदर के तूफान के लिए बंद हुआ था। अब जो होना था वह इसी छत के नीचे सच्चाई के साथ होना था। मैंने आसिफ से कहा, क्या तू सलीम को अपना नाम देना चाहता है? वह खामोश हो गया। मैंने सख्त लहजे में कहा, जो किया उसका नतीजा भी भुगत। वह फिर धीमी आवाज में बोला, अगर आप इजाजत दें तो मैं जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं। रजिया रोने लगी। मेरे लिए यह सब बर्दाश्त से बाहर था। मैं सोच रही थी कि क्या यही मेरा बेटा था जो मासूम था मगर अब एक बच्चे का वालिद बन चुका था। मैंने दिल पर पत्थर रखकर कहा, हां, तुझे इसकी जिम्मेदारी उठानी होगी। उसकी आंखों में खामोशी थी, मगर वह खामोशी बुजदिली की नहीं, जिम्मेदारी की थी, जैसे वह वक्त से पहले बड़ा हो गया हो। रजिया ने हाथ जोड़कर कहा, बीबी जी, मैंने कभी कुछ नहीं चाहा। मैं सिर्फ अपने बच्चे को इज्जत के साथ पालना चाहती थी। मैंने उसके हाथ थाम कर कहा, यह फैसला जज्बात से नहीं, अक्ल से किया गया है। यह सिर्फ मेरा नहीं, मेरे बेटे का भी फैसला है। हम सब इस बच्चे के लिए बेहतर चाहते हैं। आसिफ ने धीरे से कहा, अम्मी, मैं नहीं जानता कि मैं वालिद कहलाने के काबिल हूं या नहीं, मगर यह जानता हूं कि सलीम मुझे देखकर खुश होता है। अगर मैं उसकी खुशी की वजह बन सकता हूं तो मैं उसकी सारी जिम्मेदारी निभाऊंगा। उसकी आवाज में एक अजीब सी गंभीरता थी,
जैसे एक पल में उसने बरसों की जिंदगी जी ली हो। हमने फैसला किया कि अगले हफ्ते सलीम का मकतब में दाखिला करवाएंगे। आसिफ ने कहा कि वह हर हफ्ते एक दिन सलीम के साथ गुजारेगा, उसे पढ़ाएगा, उसके साथ खेलेगा। रजिया के लिए भी एक नई नौकरानी का इंतजाम किया गया ताकि वह आजाद होकर अपनी जिंदगी जी सके। सब कुछ धीरे धीरे सामान्य हो रहा था, जैसे एक बिखरा हुआ ख्वाब मुकम्मल होने की शक्ल ले रहा हो। उस रात कई दिनों बाद मैंने सुकून की सांस ली। शायद यह पूरी जिंदगी का सुकून नहीं था, मगर एक बेफिक्री जरूर थी कि मैंने वही किया जो एक वालिदा, एक औरत और एक इंसान को करना चाहिए था। जावेद जब घर लौटे, मैंने उन्हें सब बताया। वह सुनकर सन्न रह गए। उनके चेहरे पर गुस्सा और शर्मिंदगी थी। उन्होंने आसिफ को डांटा, यहां तक कि उसे थप्पड़ भी मारा, मगर वक्त गुजर चुका था। अब बात सजा की नहीं, समझौते की थी। हमने फैसला किया कि आसिफ सलीम को अपना नाम देगा, मगर रजिया अब यहां काम नहीं करेगी। ये हमारे उसूल थे जिनसे समझौता मुमकिन न था। जावेद का गुस्सा ठंडा हो गया, मगर मैंने उनकी छुपी बेबसी महसूस की। वह अंदर से टूटे हुए थे। आसिफ, जिसे हमने मोहब्बत से पाला, हमारे उसूलों के खिलाफ जा चुका था। मैंने जावेद को समझाया, हम उसे मारकर क्या करेंगे? गुस्सा करके कोई हल नहीं निकलेगा। जो हो गया वह हो गया। अब देखना है कि उसकी जिंदगी कैसे संवरती है। वह खामोश हो गए। कमरे में खामोशी छाई थी। आसिफ सर झुकाए खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे। कुछ देर बाद जावेद ने कहा, यह फैसला मुश्किल है, मगर अगर तुम दोनों तैयार हो तो हम सलीम को नाम दे सकते हैं, लेकिन यह नौकरानी अब हमारे घर काम नहीं करेगी। मैंने कहा, ठीक है, यह फैसला सही है। जज्बात अपनी जगह, मगर उसूल भी अपनी जगह। धीरे धीरे घर में सब सामान्य होने लगा। हमने सच्चाई को कबूल कर लिया था। मोहल्ले वालों को कुछ नहीं बताया, क्योंकि लोग हकीकत नहीं समझते, कहानियां बनाते हैं। हम किसी को कुछ साबित नहीं करना चाहते थे, बस अपने दिल का सुकून बचाना था। अब हर दिन एक नई शुरुआत सा लगता था। रजिया अब नौकरानी न थी, वह हमारे घर में इज्जत से रह रही थी। हम कोशिश कर रहे थे कि सलीम की परवरिश में कोई कमी ना आए। आसिफ में बदलाव आ चुका था। वह पहले सा बेफिक्र न था। उसके चेहरे पर पछतावा था। वह हर दिन खुद को बेहतर बनाने में जुटा था। सलीम का मकतब में दाखिला हो गया। पहले दिन जब उसने वर्दी पहनी तो रजिया की आंखें भर आईं। आसिफ उसे मकतब छोड़ने गया। उस दिन उसने सलीम के साथ एक तस्वीर खींची, जिसमें सलीम ने वर्दी पहनी थी, हाथ में लंच बॉक्स, गले में पानी की बोतल और कंधे पर बैग था। आसिफ उसके साथ खड़ा था। उसका दिल से वालिद बन चुका था। यह मंजर तकलीफ देह था, मगर तसल्ली भी दे रहा था। कुछ रिश्ते खून से नहीं, वक़्त और एहसास से जन्म लेते हैं। जब सलीम मकतब से लौटा, वह खुश था। उसने रजिया को हर बात बताई, जैसे वह पहले दिन का हीरो हो। मैंने पहली बार रजिया के चेहरे पर भरपूर मुस्कान देखी। वह जिंदगी की मार से हंसना भूल गई थी, मगर अब उसकी आंखों में रोशनी लौट रही थी। आसिफ से मेरी बात कम हो गई थी। हमारा रिश्ता अब नई तरह से बन रहा था। मैंने उससे कहा, तूने जो किया वह आसान नहीं था। तूने अपने हिस्से का बोझ उठाया। अब अपनी जिंदगी संवारनी होगी। उसने सर हिलाया और बोला, जी अम्मी, मैंने जो सीखा वह किसी किताब में नहीं मिलता। अब बस यही चाहता हूं कि सलीम कभी ना सोचे कि वह अकेला है। वक्त गुजर रहा था, मगर हर कदम पर एक सवाल, एक परछाई साथ थी। क्या हमने जो किया सही था? क्या यह सब खत्म हो चुका था, या नई मुसीबत की शुरुआत थी? शायद कुछ सवालों का जवाब सिर्फ वक्त देता है। एक दिन आसिफ बाहर से लौटा। उसके हाथ में एक पुराना गिफ्ट बॉक्स था, जिस पर अब्बू लिखा था, मगर यह आसिफ की लिखावट नहीं थी। मैंने बॉक्स लिया। उसका चेहरा उलझा हुआ था, जैसे वह खुद कुछ समझ न पा रहा हो। मैंने बॉक्स खोला। उसमें एक टॉफी का डब्बा, एक चांदी का लॉकेट और एक खत था। खत में लिखा था, अब्बू, अम्मी कहती हैं कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। वह रोने लगती हैं और कहती हैं कि आपका कोई कसूर नहीं, सब किस्मत का कसूर है। जब मैं बड़ा होऊंगा तो आपके जैसा बनना चाहता हूं, क्योंकि अम्मी कहती हैं कि आप बहुत बहादुर हैं। मुझे नहीं पता कि आप मुझे क्यों कबूल नहीं करते, मगर मैं फिर भी आपको याद करता हूं। अम्मी ने यह गिफ्ट रखा था कि जब आपको सच पता चले तो आप इसे संभाल लें। मेरी उंगलियां कांप गईं। यह लिखावट बच्चे की थी, मगर शब्द उसकी सोच से ऊंचे थे। मैंने लॉकेट उठाया। उस पर एक अक्षर था, जा। मेरे दिमाग में एक नाम गूंजा, जावेद। जब रजिया पहली बार हमारे घर आई थी, उसने बताया था कि उसका भाई जमील इस इलाके में काम करता था और अचानक गायब हो गया।
मैंने उसकी बात पर ध्यान न दिया था, मगर अब सब साफ होने लगा था। आसिफ ने कहा, अम्मी, ये बॉक्स मुझे बाहर दरवाजे के पास मिला। सलीम वहां खेल रहा था, शायद उसने ही रखा हो। मैंने धीरे से पूछा, आसिफ, तूने सोचा कि वह तुझे अब्बू क्यों कहता है? उसने नजरें झुकाकर कहा, अम्मी, मैं पहले भी कह चुका हूं कि मैं उसका वालिद नहीं हूं, मगर जब वह मुझे अब्बू कहता है मैं इनकार नहीं कर पाता। मुझे लगता है वह मुझे जानता है, जैसे मुझ पर हक रखता हो। मैंने फैसला किया कि अब रजिया से खुलकर बात करनी होगी। मुझे समझना था कि यह अब्बू की पुकार और लॉकेट किस तरफ इशारा करते हैं। अगर आसिफ सलीम का वालिद नहीं तो वह कौन है जिसे सलीम अपना कहता है? यह सवाल अब मेरे परिवार की बुनियाद बन चुका था। मैंने टॉफी का डब्बा खोला। उसमें एक तस्वीर थी, जावेद और रजिया की। यह किसी जलसे की तस्वीर थी जिसमें एक पुरानी तारीख थी, 10 बरस पुरानी। तस्वीर के पीछे सलीम के पैदाइश की तफसील थी, मगर यह तारीख आसिफ के जन्म के बाद की थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। क्या सलीम मेरे शौहर का बेटा था? क्या अब्बू का मतलब कुछ और था? मेरे दिमाग में तूफान मच गया। तस्वीर में दोनों के चेहरों पर मुस्कान थी, सच्ची मुस्कान जो मालिक और नौकरानी के बीच नहीं हो सकती। तस्वीर के नीचे 5 जून 2015 लिखा था। पीछे सलीम की पैदाइश की तफसील थी। मां के नाम में रजिया का नाम था और वालिद के नाम पर सिर्फ दस्तखत थे, जावेद के दस्तखत। मुझे याद आया, उस तारीख को जावेद ने कहा था कि वह कारोबार के सिलसिले में शहर से बाहर जा रहे हैं। अब मुझे समझ आया कि वह वक्त कुछ और था, एक राज जो बरसों से छुपा था। रात को जब जावेद लौटे, मैंने उन्हें तस्वीर दिखाई। वह खामोश रहे, फिर बोले, यह बहुत पुरानी बात है जिसे मैं भूल चुका था। मैंने कहा, मुझे सारा सच चाहिए, पुरानी हो या नई, अब कुछ छुपाने की जरूरत नहीं। वह खामोश रहे, फिर बोले, उस वक्त रजिया हमारे घर में नई नई आई थी। तुम अपने मायके गई थी, वह घर में अकेली थी। मुझसे गलती हो गई, मैं पीछे हट गया, मगर उसने कुछ न कहा। उनकी बात सुनकर मैं टूट गई। मैं रोने लगी। मैंने कहा, और वह बच्चा, वह किसका है? उन्होंने सर झुकाकर कहा, वह मेरा है, मगर मैंने कभी उससे राब्ता नहीं रखा। मुझे लगा जैसे बरसों की वफादारी टूट गई। मगर सवाल यह था कि सलीम का क्या होगा? कमरे में खामोशी छा गई। मेरे शौहर की सच्चाई ने मेरे दिल को जख्मी कर दिया। जिन वादों को मैंने पनाह समझा था, वह कच्चे धागों की तरह टूट गए। मगर यह नफरत का नहीं, हकीकत का वक्त था। मैंने खुद को संभाला और कहा, यह इल्जाम का नहीं, फैसले का वक्त है। तुमने गलती की, मगर उसकी सजा सलीम क्यों भुगते? वह तुम्हारा खून है, उसका हक तुम पर है। जावेद ने आंखें बंद की, लंबी सांस ली और बोले, अगर वह मेरा बेटा है तो मैं उसे कबूल करने को तैयार हूं, मगर तुम, क्या तुम मुझे माफ कर सकोगी? मैं खामोश रही, फिर बोली, माफी के लिए खुद को संभालना पड़ता है। मैं अभी खुद को समेट रही हूं। नफरत आसान है, मगर फैसला जिंदगी की बुनियाद पर करना होगा। उस रात हमने कुछ न कहा। खामोशी पुराने शोर से ज्यादा डरावनी थी। बिस्तर पर लेटे हुए मैंने सोचा, अब सब बदल चुका है। सुबह जब आंख खुलेगी तो एक नई जिंदगी होगी। सलीम की पुकार मेरे कानों में गूंज रही थी। वह बच्चा शायद सच को पहचान चुका था। अब वक्त था कि हम भी उस सच को कबूल करें, चाहे वह कितना ही कड़वा हो। मैंने रजिया से बात की। वह रो रही थी। उसने कहा, मुझे पता था एक दिन यह सच जाहिर हो जाएगा, मगर मैं नहीं चाहती थी कि आपको दुख हो। आपने मुझे हमेशा इज्जत दी। मैं अपनी लड़ाई खामोशी से लड़ती रही, बस चाहती थी कि सलीम को वालिद का नाम मिले। मैंने उसके हाथ थामे। मेरा दिल जख्मी था, मगर पत्थर नहीं। मैंने कहा, वह बच्चा तेरा भी है, मेरा भी। अब हम उसे मिलकर संवारेंगे। वह हैरान होकर मुझे देखने लगी। बाहर सलीम की हंसी गूंजी। वह खेल रहा था। उसकी हंसी में सच्ची खुशी थी। मैंने रजिया से कहा, वह अब किसी का पाप नहीं, हमारा मुस्तकबिल है। जो तूने छुपाया वह अपनी जगह ठीक था, मगर जो बचा है वह हमारी जिम्मेदारी है। उसने भीगी आंखों से सर हिलाया और बोली, बीबी जी, आप वालिदा से बढ़कर हैं। मैंने आसिफ से बात की। मैंने कहा, तू जानता है कि सलीम तेरा नहीं है? वह बोला, जी मैं जानता हूं। मैंने सच जान लिया था। सलीम मुझे अब्बू कहता था, मगर मैं खामोश रहा क्योंकि मैं चाहता था कि वह अपने असली वालिद को पहचान ले। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मेरा बेटा, जिसे मैं गुनाहगार समझ रही थी, सबसे ज्यादा समझदार निकला। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उसे गलत समझा था,
मगर उसने कभी शिकवा न किया। वह सलीम का साया बना रहा। आसिफ ने कहा, जब मैंने आपकी अलमारी में डीएनए रिपोर्ट देखी तो जान गया कि सलीम मेरा नहीं, मगर जब वह मुझे अब्बू कहता है मैं खुद को बेहतर इंसान महसूस करता हूं। मैंने उसके सर पर हाथ रखा। मेरा बेटा अब मर्द बन चुका था। वह अब सिर्फ मेरा सहारा नहीं, सलीम का भी सहारा था। जावेद खिड़की के पास खड़े थे। उनके चेहरे पर पुराने वक्त की स्याही थी। कई दिन गुजर चुके थे, मगर हमारे बीच खामोशी थी। अचानक वह बोले, यह सब अब मुझसे छुपा नहीं रह सकता। मैंने गलती की और उसकी कीमत पूरे खानदान ने चुकाई। अब मैं अपना बोझ उठाऊंगा। उन्होंने रिश्तेदारों को बुलाया और सच बयान किया। उन्होंने कहा, मैंने नौकरानी के साथ नाजायज रिश्ता बनाया। उसका नतीजा सलीम है। मैं अब उसे अपना बेटा कबूल करता हूं। कमरे में खामोशी छा गई। कुछ चेहरों पर हैरानी थी, कुछ पर गुस्सा, कुछ पर मायूसी, मगर किसी ने उनकी बात को झुठलाया नहीं। जावेद ने कहा, मैं सलीम को अपना नाम और खानदान की पहचान दूंगा। कुछ लोग चले गए। कुछ ने कहा, तुमने गलती की मगर उसे सुधार रहे हो। उस दिन के बाद सब बदल गया। जावेद ने सलीम को अपना नाम दिया। रजिया के लिए एक फ्लैट का इंतजाम किया ताकि वह अपनी जिंदगी आजादी से जी सके। रजिया को कोई ऐतराज न था। वह सिर्फ अपने बेटे की परवरिश चाहती थी। जावेद ने उसकी सारी जिम्मेदारी उठाई। जब रजिया अपने फ्लैट में दाखिल हुई, उसकी आंखों में खुशी थी। एक नई नौकरानी का इंतजाम हुआ और रजिया अपने वालिदैन के साथ रहने लगी। मगर कुछ महीनों बाद रजिया की तबीयत बिगड़ गई। अस्पताल में पता चला कि उसे कैंसर है। जावेद ने हर कोशिश की, मगर 6 महीने बाद रजिया की मौत ने हमें तोड़ दिया। उसके वालिदैन और सलीम बचे थे। जावेद ने उनकी जिम्मेदारी भी उठाई। सलीम अब हमें अम्मी और अब्बू कहता था। आसिफ को वह भैया कहने लगा। हमारी जिंदगी बदल गई थी। रजिया की मौत ने हमें तोड़ा, मगर मुझे सुकून था कि मैंने किसी का घर नहीं छीना। सलीम अब हमारे मुस्तकबिल की उम्मीद था। आसिफ और सलीम की दोस्ती गहरी हो गई थी। एक दिन मैंने उन्हें सोफे पर देखा। सलीम आसिफ की गोद में था, कहानियां सुन रहा था। आसिफ उसे हर कहानी समझा रहा था। मेरा बेटा अब जिम्मेदार बन चुका था। उसकी बातों में वजन था, फैसलों में ध्यान था। मैंने एक दिन आसिफ से पूछा, तू सलीम को अपना मानता है ना? वह खामोश रहा, फिर बोला, वह मुझे अपना समझता है अम्मी। जब वह मुझे अब्बू कहता था, मैं बेहतर इंसान बन जाता था। सलीम अब हमें अम्मी और अब्बू कहता है और आसिफ को भैया। वह बच्चा जो किसी की पुरानी निशानी था, अब हमारा मुस्तकबिल बन चुका था। वक्त जख्मों पर मरहम रखता है, वह दर्द को यादों में बदल देता है। जावेद ने अपना घर बचाया और सलीम को उसका हक दिया। हम आज भी रजिया को याद करते हैं। सलीम की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ते। वह जो सवाल मेरे दिल में था, क्या आसिफ सलीम का वालिद था, अब खत्म हो चुका था। मगर एक नया सवाल बाकी था, क्या हमने जो किया वह सही था? शायद कुछ सवालों का जवाब सिर्फ वक्त देता है, मगर हमने सच को कबूल किया और उसी सच के साथ जी रहे हैं। वह बच्चा जो अब्बू की पुकार था, अब हमारे खानदान की उम्मीद है। दोस्तों, उम्मीद करती हूं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।